साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस आप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से संबंधित है। दोस्तों, बीच बीच में टॉपिक के दौरान इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बनाने का मेरा कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसके संबंध में आपकी सही समझ विकसित हो सके कि आखिर उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे जब भी आप दोबारा उस वीडियो को देखेंगे तो आप उसको देखते समय उसी प्रकार से क्वेश्चनों की समझ को विकसित कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, आज कुछ प्रमुख क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिंध एवं गंगा नदी अपवाह तंत्र को विभाजित करने वाली कौन सी पर्वतमाला है। कह रहा है कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र एवं गंगा नदी अपवाह तंत्र को इनमें से वह कौन सी पर्वतमाला है जो कि जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, उनके अपवाह तंत्र को अलग करती है। पहला है सतपुड़ा श्रेणी, बी ऑप्शन है अरावली श्रेणी, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन है विंध्य श्रेणी। दोस्तों, इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से बता रखा है। जो दोस्त इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे पिछले वीडियो को जाकर देखें, तो उनको ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने आपको बता रखा है कि वो कौन से पहाड़ियां हैं जो कि जल विभाजक का भारत में कार्य करती हैं। तो आप देखेंगे इसमें से सिंध एवं गंगा नदी अपवाह तंत्र को विभाजित करने वाली एक श्रेणी आपको देखने को मिलती है, वह क्या है? अरावली श्रेणी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अरावली श्रेणी। जबकि सतपुड़ा श्रेणी जो है ये सिंध नदी और गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जल विभाजक का कार्य नहीं करती है। ठीक है, पश्चिमी घाट आपको पता है कि पश्चिमी घाट जो है वो भी जल विभाजक का कार्य नहीं करता है। विंध्य श्रेणी भी जो है जल विभाजक का कार्य नहीं करती है, क्योंकि विंध्य श्रेणी के आगे जो है आप देखेंगे तो उसका ढलान जो है दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में समाहित होते समय ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में अपना अंत करती है, उसमें समाती है, तो उस समय ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है पद्मा, दूसरा है हुगली, सी ऑप्शन है मेघना, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। आपको बहुत बेहतर तरीके से मैंने इन सब बातों को पिछले वीडियो में बता रखा है। अब आप जो भी दोस्त मेरे पिछले वीडियो को देख रखे हैं उनको ये आंसर तुरंत आ गया होगा, वो फट से बता दिए होंगे, कह रहे इसका आंसर तो ये है, सर ने मुझे इस तरह से पढ़ा रखा है इस बात को। तो इसका सही आंसर आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है तो वह मेघना के नाम से जानी जाती है। तो वह मेघना के नाम से जानी जाती है। ये सब क्या है? मेघना। ये मेघना नदी है। ठीक है, ये क्या है? पद्मा है, और ये आपकी आ रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने पिछले वीडियो में इन बातों को बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी सबसे पुरानी है? ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सी नदी जो है जो सबसे पुरानी है? ठीक है दोस्तों, तो आपको यह बात पिछले वीडियो के जरिए पता है, जो आपने पिछले वीडियो में देख रखे हैं कि वे नदियां
जो प्रायद्वीपीय पठार से बहती हैं वे उन नदियों से जो कि हिमालय से निकलती हैं उनकी अपेक्षा वह बहुत ही पुरानी है, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, और जबकि हिमालयी नदियां जो हैं वो क्या है, अभी नवीन है। तो इस ऑप्शन में जो नदी प्रायद्वीपीय पठार में बह रही होगी वो अन्य नदियों से बहुत ही पुरानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए जो है पहला ऑप्शन दे रहा है इंद्रावती, दूसरा ऑप्शन यमुना, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है चिनाब। आप देखिए दोस्तों यमुना कहां बह रही है, हिमालय से निकल रही है, गंगा हिमालय से, चिनाब नदी हिमालय में जो कि सिंध की सहायक नदी है, ये तीनों नदियां हिमालय से निकल रही हैं। और जबकि दोस्तों इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से निकलते हुए आपको गोदावरी में आके मिलती है, गोदावरी की सहायक नदी है, और ये प्रायद्वीपीय पठार की नदी है, इसलिए इन सब में क्या है, इंद्रावती नदी सबसे पुरानी है, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कह रहा है, इनमें से कौन सा बात जो है गलत है। पहला ऑप्शन विंध्य श्रेणी के उत्तर का अपवाह तंत्र पश्चिम घाट की तरफ है, पश्चिम तट की तरफ है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हिमालय के पर्वतीय भाग में नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं, दूसरा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत के धरातल का अधिकतम जल बंगाल की खाड़ी में समाहित होता है, सी ऑप्शन बोल रहा है। डी ऑप्शन पर ध्यान देते हैं कि भारत में दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन चीजों को पीछे पढ़ चुके हैं, और जो दोस्त मेरे पिछले वीडियो को क्रम से देखते चले आ रहे हैं उनको ये इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत पता है। तो दोस्तों आप देखिए ए ऑप्शन कह रहा है कि विंध्य श्रेणी के उत्तर का अपवाह तंत्र पश्चिम तट की तरफ है। दोस्तों आपको पता है कि विंध्य श्रेणी, जब आपने महान जल विभाजक रेखा पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि विंध्य श्रेणी के उत्तर की का जो ढलान है वो क्या है, उत्तर की तरफ है। और ये आपको कैसे पता चलता है कि चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, काली सिंध नदी, ये सब कहां है, आप देखेंगे उत्तर की तरफ बहते हुए जो है यमुना नदी से मिलती हैं। तो इनका ढलान बताता है कि विंध्य श्रेणी के उत्तर का जो हिस्सा है वह उत्तरी ढलान को लिए हुए है। तो दोस्तों, और जब किसमें क्या कह रहा है कि पश्चिमी तट की तरफ है, तो दोस्तों यही आंसर गलत है। गलत कथन कौन सा है, यही पश्चिम तट की तरफ ना होकर उत्तरी ढलान जो है उत्तर साइड पर भारत के देखने को मिलता है। यह हमको चंबल, बेतवा आदि नदियों से पता चलता है। दूसरा ऑप्शन पे भी ध्यान दे देते हैं जो बिल्कुल सही है कि हिमालय के पर्वतीय भाग में नदियां गार्ज का निर्माण करती है, महाखड्ड का निर्माण करती हैं। यह भी आपने बहुत बेहतर तरीके से पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि हिमालय की जो भी नदियां हैं पर्वतीय भाग में वह गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, और जबकि नीचे आने पर जो है वह मैदानी भाग में टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आगे निकलते हुए समुद्र में समा जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर गाद बहुत ही ज्यादा, धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा होता है मैदानी भागों में। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है भारत के धरातल का अधिकतम जल बंगाल की खाड़ी में समाहित होता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि भारत के धरातल का अधिकतम जल, हमने आपको यह हिस्सा बना के रखा है। आपने यहां पर पश्चिमी घाट को देखा था और आप देखे थे कि अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में समाहित हो रही हैं, चाहे यहां से गंगा आते हुए इसकी सहायक नदियां, चाहे यहां से ब्रह्मपुत्र की से, सब क्या है बंगाल की खाड़ी में ही समाहित होती हैं। आपने इनको पीछे देख रखा है। तो ये जो ऑप्शन है कि भारत में ब्रह्मपुत्र है, नहीं, ये जो सी आप देख रहे हैं कि भारत के धरातल का अधिकतम जल बंगाल की खाड़ी में समाहित होता है, बिल्कुल सही ये जो है आपको दिखाई दे रहा है।
और डी ऑप्शन भी सही है, जिसमें क्या है, भारत में दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन में सांगपो के नाम से जानी जाती है, जब वह भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। तो यह भी जवाब आपको सही है। तो इन ऑप्शनों से आपको कई और जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि ये भी जो है होता है, जैसे गाज हो गया, ठीक है, अधिकतम नदियों के जल का बहाव का समाहित होना, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश, आपको इनसे और भी जानकारियां मिल रही हैं। मुझे इस क्वेश्चन के बनाने का मेन उद्देश्य यही था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव का सर्वाधिक लंबा हिस्सा किस राज्य में है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे लंबा बहती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, नागालैंड। बिल्कुल गलत, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी नागालैंड में नहीं बहती है। असम बहती है, अरुणाचल प्रदेश में भी बहती है, सिक्किम में इस नदी से कोई वास्ता नहीं, सिक्किम में यह नदी नहीं बहती है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा असम राज्य में बहते हुए अंत में जो है आप देखेंगे धुबरी से जो है ये क्या करेगी, जो है टर्न होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, आप इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि हिमालयी नदियों के संबंध में कौन सी बात गलत है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के संबंध में कौन सी बात गलत है, यह कह रहा है। तो पहले है विसर्प का निर्माण करना, दूसरा है अरि अपवाह तंत्र, तीसरा ऑप्शन है महाखड्ड का निर्माण करना, और चौथा ऑप्शन है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जब मैदानी भाग में आती हैं तो टेढ़े मेढ़े रास्तों का विसर्प का निर्माण करती हैं। तो यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अरि अपवाह तंत्र। आपने देखा है कि अरि अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की विशेषता है। किसी उच्च स्थान से उसके चारों तरफ नदियों का बहना अरि अपवाह तंत्र को निरूपित करता है, जो कि आप देखेंगे अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में देखने को मिलता है। तो इसमें गलत बात हिमालयी नदियों के संबंध में यही बात गलत होगी। अरि अपवाह तंत्र हिमालयी नदियों की विशेषता न होकर प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की विशेषता है। और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाखड्ड का निर्माण। अभी आपने यहां देखा, ये देखिए गाज का निर्माण। और डी ऑप्शन है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। तो यह भी आपको पता है कि गंगा जो है, सिंध नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र को प्रदर्शित करती हैं। मतलब इनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। यह भी बात आपको पता है हिमालय की नदियों के संबंध में, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को देखने से आपकी समझ पिछले वीडियो के संबंध में और ज्यादा हो जाएगी कि इनमें किस प्रकार से और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कई क्वेश्चन अपनी तरीके से बनाते हुए उस टॉपिक को और बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। अब हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी होगी। तब तक मैं आशा करता हूं कि आप और पिछले सभी टॉपिकों को और बेहतर तरीके से तैयार कर चुके रहेंगे। आइए हम आप यहीं से विदा लेते हैं। नमस्कार।